जितना काम 3 सालों में हमने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए किया, उतना काम पिछले 15 वर्षों में जिला पंचायत। चलिए मान लेते हैं कि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही, शिक्षा पे भी काम नहीं कर रही। 2007 से आप लगातार समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता रहे, उसके बाद भी आपकी खुद वापसी नहीं हो पा रही, क्या वजह रही? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पत्रकारों के साथ आए दिन अभद्रता करते हैं, जिसका वीडियो बार बार वायरल होता है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? एक ऐसे समाज सेवी हैं जो अपनी कमाई का 1% दान करते हैं या समाज सेवा में लगाते हैं, उसके बाद भी 2013 में आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उसके बाद भी जनता आपसे वो प्यार नहीं दिखा पा रही जिसकी आपको उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी टाइम्स, आपके साथ मैं रागनी श्रीवास्तव। काफी दिनों से हम लोग रागनी टाइम्स से कुछ दूरियां बन गई थी, किसी वजह से किसी और काम में थोड़ा व्यस्त हो गए थे। तो अभी हम लोग बात करते हैं वर्तमान सरकार जो युवाओं के लिए क्या कर रही है, या इस जगह पर अगर कोई और सरकार होती तो वो युवाओं के लिए क्या करती या शिक्षा पर क्या बात करती। इन्हीं मुद्दों के साथ आज हमारे साथ बने हुए प्रदेश के पूर्व सचिव समाजवादी पार्टी से उपेंद्र पाल जी। सर, पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। धन्यवाद रागनी जी। सर, सबसे जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो युवाओं का कहना है कि उनके पास बेरोजगारी है, शिक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा के लिए सरकार को सोच नहीं रही है। आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या लगता है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो युवाओं के लिए क्या करती? सबसे पहले रागनी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद शाहजहांपुर वासियों को, पूरे देश वासियों को, प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके भी चैनल को और आपकी समस्त टीम को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। रागनी जी, जब से प्रदेश में और देश में जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है जी, महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं जो गैस सिलेंडर 300 रुपए हुआ करता था, 350 रुपए हुआ करता था, 1-2 रुपए बढ़ जाता था, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी नेत्रियां सड़कों पर आकर थाली और सिलेंडर बजाने का काम करते थे जी। अब जब सिलेंडर 1100 रुपए में हो गया है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी का ये आलम है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, वैकेंसी निकलती है, लोग, हमारे युवा नौजवान आवेदन करते हैं जी। गरीब परिवार के बच्चे सरकारी नौकरियों की आस में अपने माँ बाप से पैसा लेकर, लोन लेकर, कर्ज लेकर फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन एग्जाम होने से पहले ही फॉर्म उनके पेपर लीक हो जाते हैं। जब से भाजपा की सरकार हम देख रहे हैं प्रदेश में, कोई भी एक एग्जाम अपने पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, साफ स्वच्छ तरीके से नहीं हो पाया है, एक भी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई है। रोजगार की तलाश में आपने देखा कुछ दिन पहले एक एग्जाम था, तो रोड अपनी नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर ट्रेनों पर लटक लटक के जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक, आपने देखा होगा कि तमाम कोई मूवी आ जाती है या बेरोजगारी और महंगाई के अलावा जो मुद्दे होते हैं, अभी एक मूवी आई थी पठान जी। उसमें दीपिका पादुकोण के पहनावे को लेकर बाइकाट और तमाम विरोध प्रदर्शन, इतने बड़े विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन लोगों को हमारे देश के नौजवानों की बेरोजगारी पे बोलने के लिए, बाइकाट करने, सरकार का बाइकाट करने के लिए 2 मिनट का समय नहीं मिलता है। और इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, अखिलेश जी ने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। 69,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाली, उनको शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया। शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का काम किया, शिक्षा मित्रों को टीचर बनाने का काम किया। जिन शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश जी ने रोजगार दिया, उनका रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीनने का काम किया है। तो ये पूरी तरीके से नौजवानों के विरोध में चल रही सरकार है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान सरकार के प्रतिनिधि या सरकार का क्या हो सकता है। जब लोग महंगाई की बात करते हैं, तो जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं
जिनकी जिम्मेदारी है जी इकोनॉमी को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को देखना, इकोनॉमी के बारे में लोगों को बताना। जब लोग उनसे कहते हैं प्याज की महंगाई के बारे में, तो वो कह देते कि हम तो प्याज खाते नहीं। आप अपने घर की गृह मंत्री नहीं है, आप इस देश की गृह मंत्री हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, ये तो एक तरीके से जो देश की जनता है उसका उपहास उड़ाने वाली बात है। चलिए मान लेते हैं कि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही, शिक्षा पे भी काम नहीं कर रही। 2007 से आप लगातार समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं, उसके बाद भी आपकी खुद वापसी नहीं हो पा रही है। क्या वजह रही है कि आपकी नीतियां गलत हैं, या फिर आप भी अपनी हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पे ही फोड़ेंगे? देखिए, अभी जो 2022 के विधानसभा के चुनाव हुए जी, जनता भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से खिलाफ थी। जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी जब अपने विधानसभा क्षेत्र में गांवों में घुस रहे थे, तो गांव वाले उनको गांवों में घुसने नहीं दे रहे थे, इतना ज्यादा विरोध था। रात में 2-2 बजे तक जो हमारे किसान भाई अपने खेतों पर परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आवारा जानवरों से चौकीदारी कर रहे हैं, जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री कभी कहा करते थे कि मैं भी चौकीदार, खुद तो चौकीदार बने नहीं, लेकिन गांव गांव उन्होंने चौकीदार बना दिए। जो रात रात भर जब के चौकीदारी कर रहे थे, वो सब लोग इनके विरोध में, शिक्षा मित्र इनके विरोध में, सरकारी जिन लोगों की पेंशन समाप्त कर दी, जिंदगी की एक उम्मीद होती है जो नौकरी करता है कि हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी जिससे हम अपना मकान बनाएंगे, अपनी बेटी की शादी करेंगे, तमाम वो अपने सपने सजो के रखता है उस वृद्धावस्था वाली पेंशन के ऊपर, लेकिन वो सारी पेंशन भी समाप्त कर दी। महंगाई, डीजल पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर रहा था, जबकि क्रूड ऑयल का रेट अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गिर गया। उस हिसाब से तो 50 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल का रेट नहीं होना चाहिए था। जनता इनकी पूरी तरीके से खिलाफ थी। ये केवल जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। डिवाइड एंड रूल इनकी पॉलिसी है। 5 किलो अनाज का प्रलोभन देकर जो हमारे गांव के बहुत लटे कमजोर वर्ग के बेचारे अशिक्षित, उनको नहीं मालूम है कि हेल्थ पॉलिसी क्या होनी चाहिए हमारी सरकार की, उन्हें नहीं मालूम है कि शिक्षा पॉलिसी हमारी सरकार की क्या होनी चाहिए जी। जब से ये सरकार प्रदेश में आई है, आप देख लीजिए, जो अस्पताल में 1 रुपए का पर्चा हुआ करता था जी, दिखाने के लिए, पेशेंट जाते थे तो 1 रुपए देकर अपने डॉक्टर को अपनी जांच और दिखा लेते थे, अपनी दवाई इलाज कराते थे। आज वो 100 रुपए का हो गया है। सारी जांचें इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी को अपना इलाज कराना मुश्किल है। एजुकेशन की बात करें तो जो आईआईटी की फीस 2 लाख रुपए हुआ करती थी, वो आज 24 लाख रुपए हो गई है। तमाम जो कोर्सेज है उनकी फीस दुगनी तिगनी हो गई है। जो सरकार छात्रवृत्ति दिया करती थी, वो छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। शिक्षा के प्रति ये सरकारें कितनी सिंसियर हैं, कितनी गैर जिम्मेदाराना हैं, इसका आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अभी लास्ट ईयर पूरे का पूरा सत्र निकल गया, हमारे बेसिक शिक्षा के जो छात्र हैं, बेसिक शिक्षा से जो संचालित स्कूल हैं, उनमें उनको उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं मिल पाई। ठंड का पूरा सीजन निकल गया, बच्चों को मोजे नहीं मिल पाए, स्वेटर नहीं मिल पाए। तो शिक्षा को लेकर तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप सरकार है। जनता ने हम लोगों को वोट दिया, जहां भी हमारे प्रत्याशी लड़े जी, वहां पिछली बार की तुलना में हमारे प्रत्याशियों को बहुत अधिक वोट मिला जी। जैसे कि मैं पुवाया विधानसभा से लड़ा, पुवाया विधानसभा में आज तक समाजवादी पार्टी को कभी 60,000 62,000 से ऊपर वोट नहीं मिला। हमको 80,000 वोट मिला। जनता ने समर्थन दिया, प्यार दिया, वोट किया। लेकिन जो एक और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जी, वो भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है। अच्छा। उनका जो वोट था जी, वो उन्होंने अपने मिशनरी के लोगों को लगाकर जी, धन से, प्रलोभन से अपना वोट पूरा पूरा भाजपा में शिफ्ट कर दिया है। अगर यही बसपा 50,000 जैसे कि लगभग हर साल हर बार वोट ले जाती थी, 50,000 के आसपास अगर बसपा वोट लेती तो मैं वहां चुनाव जीतता। लगभग ऐसी परिस्थितियां हर सीट पर रही हैं। बसपा कहीं लड़ी नहीं, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं वो कहीं प्रचार के लिए नहीं गई, इनडायरेक्टली संदेश दे दिया कि भाजपा को उनके लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो ये चुनाव बसपा और भाजपा मिलके लड़ी है, इसलिए हम लोगों का कई बहुत जगह नुकसान, लेकिन जनता ने पूरा समर्थन दिया है और हम लोगों को विश्वास है कि भविष्य में भी जनता हमारा पूरी तरीके से साथ देगी और इस तानाशाह गैर जिम्मेदाराना सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आप जितना काम 3 सालों में हमने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए किया,
उतना काम पिछले 15 वर्षों में जिला पंचायत से नहीं हुआ। ये तो मैं कहता हूँ सूचना अधिकार से इसकी मांग करिए। सूचना अधिकार से लोग मांग सकते हैं कि कितना काम मेरे कार्यकाल में हुआ। मेरी पत्नी रही जी 3 वर्ष का हमारा कार्यकाल रहा। 3 वर्ष में लगभग 1400 से ज्यादा सड़कें पूरे जनपद में जी हमने बनाने का काम किया। जी लिमिटेड वोट का चुनाव होता है, जनता ने हमें पूरा प्यार दिया। दूसरी बार भी हमारी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र से बना के भेजा। जी लेकिन लिमिटेड वोट के चुनाव में कुछ हमारे ही लोग थे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। जी। पार्टी ने उन पे एक्शन लिया। जी आज जो भी है जहां है वो ठीक है, लेकिन जो पब्लिक का चुनाव है उसमें जनता का पूरा प्यार, पूरा स्नेह हमारे साथ है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पत्रकारों के साथ आए दिन अभद्रता करते हैं, जिसका वीडियो बार बार वायरल होता है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए रागिनी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत ही शिक्षित और संस्कारित नेता हैं। उनके संस्कारों की, उनके व्यवहार की तो विरोधी दल के नेता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी उनके व्यवहार की और संस्कारों की प्रशंसा करते हैं। वो कभी भी किसी पत्रकार के साथ अभद्रता नहीं कर सकते। जी। जिन पत्रकारों के साथ अभद्रता की है वो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। वो गोदी मीडिया के, जो आज एक मीडिया का ट्रेंड गोदी मीडिया चल रहा है, वो गोदी मीडिया के कहीं ना कहीं सक्रिय सदस्य हैं। वो अपने आप को भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। वो जनता को वास्तविकता से दूर रखना चाहते हैं। वो बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करते, वो महंगाई पे बात नहीं करते। जब भी बात करते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता बनकर बात करते हैं। उन पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हो सकता कुछ कहा हो, लेकिन पत्रकारों का तो वो बेहद सम्मान करते हैं। बहुत ही संस्कारित नेता है। लेकिन जिस तरीके से उनके वीडियोस आते हैं, ऐसा लगता है कि सारी जो उनकी भड़ास है वो पत्रकारों पे निकालते रहते हैं। देखिए, वही अखिलेश जी ही नहीं, देश का हर वो नेता जिसको किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से, पिछड़ों से, शोषित वंचितों से लगाव है, जो उनके लिए काम करना चाहता है, वो चाहे राहुल गांधी जी हो। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी भी पत्रकारों के लिए कहते हैं, क्योंकि पत्रकार या जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। और पत्रकारों का ये काम होना चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से जनता के बीच में सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करें। उनसे तो हम लोगों को सीखने को मिलता है, उनसे हम लोगों को मुद्दे मिलते हैं। पत्रकार ही हमें बताते हैं कि क्या जन समस्याएं हैं जनता की, जिनको सरकार नहीं देख पा रही है। जब वो हमें मुद्दे देते हैं, उनसे हमको जानकारी मिलती है, तब हम लोग आंदोलन करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन तमाम पत्रकार वर्ग, तमाम हमारे पत्रकार पूरी तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। वो सरकार की कमियां बताने के बजाय, बेरोजगारी और शिक्षा पे बात करने के बजाय, चिकित्सा पे बात करने के बजाय भाजपा के प्रवक्ता बन के काम करने का काम करते हैं। उन पत्रकारों का हम विरोध करते हैं। उन पत्रकारों के साथ हो सकता है हम इंटरव्यू ना करें, क्योंकि हमें मालूम है वो हमारी सही बात को दिखाएंगे ही नहीं। अखिलेश जी ने भी अगर किसी के लिए कहा होगा तो निश्चित रूप से वो भाजपा का अघोषित प्रवक्ता होगा, उसी के लिए कहा होगा। पत्रकारों का तो वो बेहद सम्मान करते हैं। लोकसभा चुनाव है, आने वाला है। आप क्या लगता है आगे आप भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे? अगर देंगे तो क्या समाजवादी पार्टी से ही देंगे या पार्टी बदलने का मन है? पार्टी बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता रागिनी जी। अगर मैं पार्टी बदलता तो शायद इस जनपद का अभी सांसद होता। पार्टी बदलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है। पद तो आते जाते हैं, अवसरवाद की लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। हमें जनता की सेवा करना है। राजनीति में मेरा आने का प्रमुख उद्देश्य जो है वो जन सेवा का मेरा उद्देश्य है, और एक विचारधारा को लेके हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस विचारधारा के साथ ही हमें समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ना है। ये जनपद शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती है। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह की यह धरती है। इससे पहले आपने सुना होगा स्वर्गीय सत्यपाल सिंह यादव जी यहाँ का पार्लियामेंट में नेतृत्व कर चुके हैं। जितेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब, वो पार्लियामेंट में नेतृत्व कर चुके हैं। क्या कभी भी आपने देखा इन 5 वर्षों में जो यहाँ के सांसद हैं, इतना निष्क्रिय, इतना अप्रभावी सांसद कभी आपने जनपद शाहजहांपुर का सुना नहीं होगा। ये वो सीट है जहां से बाबू सतपाल सिंह यादव जी
जनता का नेतृत्व करते थे और पूरे देश में शाहजहांपुर की आवाज को बुलंद किया करते थे। 5 सालों से जब से वो सांसद बने, जी। सांसद तो वो भाजपा की कृपा पे बन गए, लोगों को गुमराह करके, मीडिया को हाईजेक करके, तमाम ऐसे मुद्दे लाके, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लाके सांसद तो बन गए, लेकिन सांसद बनने के बाद वो 5 सालों में कहीं भी जनता के बीच में सक्रिय नहीं दिखे, जनता का कोई काम नहीं किया। आज तक का अगर देखा जाए तो सबसे फ्लॉप सांसद, सबसे अप्रभावी, सबसे निष्क्रिय सांसद, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शाहजहांपुर की जनता कह रही है जी। तो यदि मुझे मेरी पार्टी, मेरे नेता अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी अवसर देती है तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता के अधिकारों की, हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं निश्चित रूप से सामने आऊंगा और पार्टी अवसर देगी तो चुनाव भी लड़ूंगा, जनता आशीर्वाद देगी तो चुनाव जीतूंगा भी। शाहजहांपुर में ऐसे तमाम दर्जनों, कह सकते हैं दर्जनों समाजवादी जो है अपनी पार्टी चेंज कर भाजपा में आ रहे हैं, तो इससे आपकी पार्टी पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो महाराष्ट्र का उदाहरण आपके पास है, मध्य प्रदेश का आपके पास उदाहरण है, जो जीतने के बाद विधायक खरीद के तोड़ फोड़ के सरकारों को बदल देते हैं। जो विधायक जीते हैं कांग्रेस के टिकट पे या अन्य दलों के टिकट पे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी अब कैसे अपने साथ लेती होगी तो आप समझ ही रहे हैं, सभी जानते हैं। तो प्रलोभन में कोई अगर चला भी जाता है तो जाने वाले लोग हैं, वो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जाने वाले, जो कल जाना है जिनको है स्वार्थवश, वो अगर आज चले जाएं तो हमारी पार्टी तो और भी फिल्टर होगी, और जो पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ मजबूती से टिकने वाले लोग हैं वही पार्टी में रहेंगे, और जाने वाले लोग जितनी जल्दी चले जाएं उतना अच्छा है पार्टी के लिए। अच्छा, तो मतलब कोई प्रभाव इस पर पार्टी पर नहीं पड़ रहा है? पार्टी पर कोई प्रभाव इसका इसलिए नहीं है क्योंकि जनता जी बदलाव चाहती है, जनता उस सरकार को बनाना चाहती है जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज को बुलंद करे, जो महंगाई के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। इसलिए जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है सरकार को बदलने का। तो ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई है, शाहजहांपुर की जनता की लड़ाई है। लगता है क्योंकि भाजपा सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही है, जिससे लोग, उनसे उम्मीदें ज्यादा उनकी बनती जा रही हैं, तो अभी आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है जी कि 125 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन जब विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, या ये जब जानकारी जाती है कि 80 करोड़ लोग भारत में इस लायक हैं जो कमा के खा नहीं सकते, 80 करोड़ लोग सरकार के ऊपर आश्रित हैं उसके दिए हुए अनाज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की विफलता है, इसको सफलता नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे चुनाव आते हैं प्रलोभन देने का काम करते हैं, जैसे जैसे चुनाव आते हैं जी, जो राशन देने की अवधि है उसको चुनाव तक बढ़ाने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जनता को इतना स्वावलंबी बनाओ, उसको रोजगार दो, उसको अच्छी शिक्षा दो जी, उसको अच्छी चिकित्सा दो, ताकि उसको ये फ्री के अनाज की आवश्यकता ही ना पड़े। फ्री का अनाज देकर जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके यहां रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनको प्रलोभित करके ये केवल वोट खरीदने का, इनडायरेक्ट वे में वोट के लिए रिश्वत देने का काम करते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और कोई पार्टी अगर कोई योजना लाती है और जनता को बेनिफिट देने का काम करती है तो ये फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात कहते हैं, और खुद जब जनता के लिए वोट का लालच, वोट के लिए प्रलोभन देते हैं अनाज का, उसको जायज ठहराते हैं। ये तो पूरी तरीके से गलत है। सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे जो देखी जा रही है वर्तमान में, वो जो जानवर हैं जो उनके खेतों में किसानों के जाते हैं, रात रात भर किसान ठंड में भी वहां पर बैठे रहते हैं, रखवाली करते हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे? रागिनी जी, शाहजहांपुर कृषि प्रधान जनपद है जी, और यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय जो आवारा जानवरों की है। सरकार के खाते से हजारों करोड़ रुपया गौशाले के मेंटेनेंस के नाम पर आता है, लेकिन जिलाधिकारी जी, जो वहां के गांवों के प्रधान हैं, उनसे भीख की तरह, दान की तरह भूसा इकट्ठा करते हैं। छोटी छोटी गौशालाएं बनी हुई जो केवल नाम मात्र के लिए गौशालाएं, वहां पर कोई भी जानवर बंद नहीं है, जानवर सब खुले छूट रहे हैं। प्रतिबंध लगाते हैं कि किसान तार ना लगाए, जी, रात रात भर जग के
चौकीदारी करें। किसान खुद जाता है, उसके बीवी बच्चे, उसका पूरा परिवार इस कड़ाके की ठंड में, हड्डी गला देने वाली शीतलहर में जी। रात रात भर जगकर अपने खेतों को बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए मजबूर है। सरकार ने कहा था चुनावों से पहले कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 14 दिन के अंदर इस समस्या का निस्तारण करेंगे। 14 दिन के बजाय 8 साल तो केंद्र की सरकार को हो गए और 7 साल लगभग प्रदेश की सरकार को हो गए। उसके बावजूद भी इस सरकार के जो नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका किसानों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। ना इस जानवरों की समस्या की तरफ ध्यान है, ना गन्ने के बकाये जो भुगतान होना है, जो कि इन्होंने कहा था 14 दिन के अंदर हम किसानों के बकाया भुगतान का निराकरण कर देंगे, उस ओर कोई ध्यान है। तो ये पूरी तरीके से नौजवान और किसान विरोधी सरकार है। अगर इनको किसानों की फिक्र होती तो इतनी कड़ाके की सर्दी में हमारा किसान रात रात भर जगकर खेतों की रखवाली करने के लिए मजबूर नहीं होता। धन्यवाद रागिनी जी, आपने अपना कीमती समय दिया अपने चैनल पर हमको बोलने का और अपने दर्शकों को मुझे अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ थे उपेंद्र पाल जी, जिन्होंने जो उनके मन की जो दुविधाएं थी वो सामने रखी हैं आपके, और आगे भी और अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।